नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे और बताएंगे कि चुनावी साल में बीजेपी क्यों जनता का आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा पर निकल रही है। बात कमलनाथ के वचन की भी करेंगे और बताएंगे कि प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश को दिए 5 गारंटी के बाद भी कमलनाथ के 11 वचनों की जरूरत क्यों पड़ी। बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे और बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की वो कौन सी विधानसभा सीट है जहां टीएस सिंहदेव ने प्रचार करने से मना कर दिया। चुनावी साल में मध्य प्रदेश एक बार फिर सियासी यात्रा पर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 5 अलग अलग जगहों से यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा एक के बजाय 5 चरणों में क्यों निकल रही है, यात्रा के सियासी मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सियासी यात्रा पर मध्य प्रदेश 2023 के लिए जनता के बीच जाएगा संदेश। जी हां, मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की बीजेपी एक लंबी यात्रा पर निकलने वाली है। चुनावी साल में अब तक की सबसे बड़ी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए जनता का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। लिहाजा बीजेपी अब उसी राह पर है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी 3 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेगी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा 5 चरणों में होगी। पहले चरण की शुरुआत 3 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह चित्रकूट से करेंगे। दूसरे चरण की शुरुआत 5 सितंबर को मंडला से होगी। तीसरे चरण की शुरुआत खंडवा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। 4 सितंबर को नीमच से यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत होगी। 6 सितंबर को यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत शिवपुर से जेपी नड्डा करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा 10,643 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान 210 विधानसभा क्षेत्रों को यात्रा में कवर किया जाएगा। कुल मिलाकर 211 बड़ी सभाएं आयोजित की जाएंगी। 678 स्थानों पर रथ सभाओं का आयोजन होगा। 25 सितंबर को भोपाल में यात्राओं का समापन होगा। 25 सितंबर को पीएम मोदी कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को संबोधित करेंगे। मतलब जन आशीर्वाद यात्रा को 5 अलग अलग चरणों में निकाला जाएगा। इसके लिए बाकायदा 5 अलग अलग टोलियां भी बना दी गई। जानकारी के मुताबिक विंध्य से निकलने वाली टोली के संयोजक सतना सांसद गणेश सिंह हैं। महाकौशल से शुरू होने वाली यात्रा के संयोजक सांसद उदय प्रताप सिंह हैं। इंदौर संभाग में निकलने वाली तीसरी टोली के संयोजक सांसद शंकर लालवानी हैं। उज्जैन संभाग में निकलने वाली यात्रा के संयोजक बंशीलाल गुर्जर हैं। 5वीं यात्रा ग्वालियर चंबल में निकलेगी। इसके संयोजक रणवीर रावत हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को विकेंद्रित करने की, अधिकाधिक विधानसभाओं को संपर्क में लाने की और लगभग 18 दिन में 92 दिन का काम हो जाए, इस दृष्टि से भी यह एक अभिनव प्रयत्न है। तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम और आप सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम पूर्व की भांति सफलता के सोपान तक पहुंचेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। जन का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलने वाला है। 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला था। ये बात अलग है कि मजबूत सरकार को उन्होंने बेमानी साथ छीन लिया हमसे। 2023 में भी मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को ही मिलने वाला है और हम 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। बहरहाल अब सवाल ये है कि ये सियासी यात्राएं इतनी अहम क्यों हैं? क्या वाकई इनका जनता के बीच प्रभाव पड़ता है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश में हुई पिछली कुछ यात्राओं पर नजर डालते हैं। जानकारी के मुताबिक तत्कालीन दिग्विजय सरकार के खिलाफ उमा भारती की जन परिवर्तन यात्रा निकली थी। 2003 में इस यात्रा ने छाप छोड़ी और उमा मुख्यमंत्री बनी। 2008, 2013 और 2018 में बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली।
2008 और 13 में बीजेपी को सत्ता मिली, लेकिन 2018 में सत्ता चली गई। 18 के चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने 11 दिसंबर 2016 को नर्मदा सेवा यात्रा शुरू की। नर्मदा को स्वच्छ बनाने के साथ साथ इसका सियासी प्रभाव भी रहा। दिग्विजय सिंह ने 2017 में नर्मदा परिक्रमा यात्रा की थी। 2018 में अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को इसका लाभ भी मिला था और वो सत्ता में भी आई थी। तो कुल मिलाकर हर एक यात्रा का सियासी गुणा भाग होता है। अब देखना होगा कि इस बार किसकी यात्रा किसे अपने मंजिल तक लेकर जाती है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं मध्य प्रदेश में चुनावी साल में चुनावी पिच पर घोषणाओं के चौके छक्के लगने शुरू हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से भी बौछार जारी है। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी की 5 गारंटी के बाद अब कमलनाथ ने 11 वचन दिए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। गारंटी के बाद कांग्रेस के 11 वचन। कमबैक के लिए कांग्रेस कर रही जतन। जी हां, चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी की कवायद जारी है। बीजेपी जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो कांग्रेस गारंटी और वचन के जरिए जनता का भरोसा जीतने के लिए जतन कर रही है। दरअसल प्रियंका गांधी जब मध्य प्रदेश आई थी तो उन्होंने मध्य प्रदेश को 5 गारंटी दी थी, जिसमें पुरानी पेंशन, 500 रुपए में सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट का बिल हाफ, किसान कर्ज माफी जैसी गारंटियां दी गई थी। अब कमलनाथ ने प्रियंका की 5 गारंटियों के बाद 11 वचन दे दिए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आगे बढ़ने से पहले कमलनाथ की 11 गारंटियों पर एक नजर डाल लेते हैं। जानकारी के मुताबिक कमलनाथ के 11 वचन में महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का वादा है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सिंचाई के पुराने बिजली बिल माफ करना, किसानों का फसल कर्ज माफ करना, 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ, 100 यूनिट बिजली बिल माफ और 200 यूनिट तक हाफ, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ, जातिगत जनगणना का भी लाभ, किसानों का 5 हॉर्स पावर की मोटर का बिजली बिल माफ, 12 घंटे सुनिश्चित सिंचाई बिजली का रास्ता साफ और किसान आंदोलन के मुकदमे वापस लेने का वादा है। तो 2.5 महीने पहले जबलपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए जनता को 5 गारंटी दी थी और अब चुनाव से करीब 2.5 महीने पहले कमलनाथ ने 11 वचन दे दिए हैं। तो 11 वचनों की ये फहरिस्त बता रही है कि चुनाव जीतने के लिए सियासी दलों को कितने जतन करने पड़ रहे हैं। ये नहीं कहा उन्होंने कि साथ में बिजली भी जीरो कर देंगे, जैसी बंटाधार के समय में, दिग्विजय सिंह के समय में थी। हम सब ने बिजली के हालात को देखा है, तो ये इनका साथ में जो वादा है, वो वादा में कोई दम नजर नहीं आती। रहा सवाल 500 रुपए का सिलेंडर करने का, हमने 450 में कर दिया। ये 500 देखिए बातचीत कौन से करना चाहते हैं। ये 1500 रुपए बहनों को देने की वादा कर रहे थे, हम तो देना शुरू कर चुके, उनके खातों में पहुंच गए। मतदाता हमारे साथ है, सरकार हमारे बनने वाली है, ये बात वो भी अच्छी तरीके से समझ गए हैं। इसलिए जितने भी वचन पत्र में वो वचन दे रहे हैं, ये मान कर दे रहे हैं कि आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा, ऐसा वचन दे दो ताकि किसी न किसी प्रकार से सरकार उनकी झोली में आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि माननीय कमलनाथ जी जो हैं वे घोषणाएं नहीं करते, वे वचन देते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने 2018 के चुनाव में वचन दिए थे और उस वचन पे कैसे उन्होंने काम किया था, ये समूचे मध्य प्रदेश ने देखा। मगर शिवराज सिंह जी का जो पुराना उनका तरीका रहा है, इस प्रदेश की जनता जानती है कि वो तात्कालिक फैसले लेते हैं चुनाव को दृष्टिकोण से लेके। ये भारतीय जनता पार्टी के 3-4 महीने का सिर्फ इनके काम रहते हैं कि किस तरीके से भी चुनाव को निकाला जाए। मगर कमलनाथ जी के जो वचन होते हैं वो धरातल पे फलीभूत होते हैं, धरातल पे वे काम करते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, इन समूचे 11 जो हमने वचन दिए उसको हम लोग लागू करेंगे। बहरहाल सियासी दलों के वादे और दावों का रियलिटी चेक भी कर लेते हैं। चूंकि कमलनाथ ने 11 वचन दिए हैं, लिहाजा ये जानना जरूरी है कि 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो वचन दिए थे वो कितने पूरे हो पाए थे। जानकारी के मुताबिक 2018 में 10 दिन में कर्ज माफी का वादा था, लेकिन किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ नहीं हुए थे।
गेहूं खरीद पर प्रति टन 150 रुपए बोनस देने का वादा भी अधूरा रह गया था। दूध उत्पादन पर प्रति लीटर 5 रुपए का बोनस कभी नहीं मिला। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत के बजाय सितंबर 2019 में इसमें 5% का अतिरिक्त वैट लगा दिया गया। आईटी सेक्टर में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा कभी पूरा नहीं हो पाया। गेस्ट टीचर्स फैकल्टी को रेगुलर करने का वादा भी अधूरा रह गया था। लड़कियों की शादी पर उन्हें 51,000 रुपए नहीं मिल पाए थे। नर्सरी से पीएचडी तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और लैपटॉप वाले वादे कभी पूरे नहीं हुए। हालांकि चुनावी साल में लोक लुभावन वादे करने में कोई भी दल पीछे नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि चाहे कांग्रेस के वादे हो या बीजेपी के, पूरे कैसे होंगे? इसके लिए फंड कहां से आएगा? दरअसल एमपी सरकार पर इस समय करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 3 लाख करोड़ के कर्ज पर सिर्फ सालाना ब्याज ही 20,000 करोड़ देना होता है। एमपी सरकार को प्रति घंटा औसतन 5 करोड़ 54 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज लेना पड़ रहा है। कमलनाथ के समय भी प्रतिदिन औसतन 42 करोड़ 42 लाख का कर्ज लिया गया था। इस समय एमपी के हर व्यक्ति पर औसतन 50,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। लाडली बहना योजना के लिए सालाना 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। कांग्रेस को नारी सम्मान योजना के लिए अतिरिक्त 9,000 करोड़ जुटाने होंगे। कांग्रेस को 500 रुपए में सिलेंडर देने के लिए भी 287 करोड़ अतिरिक्त जुटाने होंगे। तो बीजेपी कांग्रेस के वादे और खजाने की सेहत का सूरत हाल बताने का मकसद ही यही है कि फैसला जनता करे। चुनावी मैदान में जो वादों और घोषणाओं के चौके छक्के लग रहे हैं, उन्हें सियासतदान वोटों के तौर पर कैश कराने की कोशिश करें। उससे पहले वोटरों को इन हवाई चौके छक्कों को कैच करना होगा। टीम न्यूज स्टेट। वहीं सरगुजा संभाग सियासी रूप से बेहद अहम है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद हुए पहले चुनाव में जहां संभाग की 14 में से 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 2018 के चुनावों में सभी 14 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। तो प्रदेश की सत्ता की चाबी रखने वाले सरगुजा संभाग की 14 सीटों का क्या है बदलता हुआ सियासी गणित, अब इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ के उत्तर में बसा सरगुजा संभाग सूबे की राजनीति में अपनी विशेष दखल रखता है। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी सरगुजा संभाग के ही पास है। यहाँ से मिली किसी पार्टी की जीत ही प्रदेश की सत्ता तय करती है। साल 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से ही सरगुजा संभाग हर विधानसभा चुनाव में सियासी दलों के लिए एक बड़ा वोट बैंक रहा है। सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ का वो इलाका है जो 4 प्रदेशों से घिरा हुआ है। यहाँ की सियासत भी तमाम मुद्दों से घिरी रहती है। 6 जिले से बने सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा की सीटें हैं। बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर ऐसे तमाम मुद्दे थे जिनकी वजह से कांग्रेस ने यहाँ की सभी 14 विधानसभाओं में कब्जा कर लिया। केवल सरगुजा संभाग न कहें, अगर उत्तरी छत्तीसगढ़ को देखें, सरगुजा और रायगढ़ जिले को मिलाकर के उत्तरी क्षेत्र को, तो लगभग 32 सीटें इस एरिया में आती है। और वैसे सरगुजा संभाग में 14 और रायगढ़ और सरगुजा को मिलाकर के 23 सीटें आती हैं। जो 23 सीटें हमेशा से निर्णायक रही। सरगुजा संभाग की सभी 23 सीटें। लेकिन उससे पहले के सालों में इस संभाग की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा रहा। साल 1998 के विधानसभा चुनाव के बाद 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। उस समय तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बहुमत था और अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन साल 2003 में हुए प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से प्रदेश की सत्ता चली गई। सत्ता ऐसी गई कि 15 वर्षों का वनवास हो गया। साल 2003, 2008 और 2013 के चुनावों में भाजपा ने जीत हासिल की, तो इसमें सरगुजा ने उसे एक तरफा बढ़त दी और सत्ता भी उसे ही मिली। साल 2003 के चुनावों में संभाग की 14 सीटों में से कांग्रेस को महज 4 सीटों पर ही सफलता मिल पाई, जबकि बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। फिर 2008 में कांग्रेस ने 5 जबकि बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद कांग्रेस ने अपने पिछले प्रदर्शन को और सुधारते हुए मुकाबले को 50-50 बना दिया और संभाग की 14 में से 7 सीटें अपने नाम कर ली और बीजेपी को 7 सीटों से ही यहाँ संतोष करना पड़ा। लेकिन उसके बाद साल 2010
2003 से शुरू हुआ कांग्रेस का वनवास साल 2018 में आकर खत्म हुआ। 2018 में कांग्रेस ने संभाग की सभी 14 सीटों पर अपना कब्जा जमाते हुए यहां से बड़ी जीत दर्ज की। सरगुजा की मौजूदा संभाग की मौजूदा जो 14 सीटें हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि यहाँ पिछले बार 14 के 14 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की थी। भाजपा को यहाँ पे काफी लंबे समय से संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बार अगर भाजपा को मुकाबले पे रहना है तो उसे सरगुजा में कम से कम बराबरी तो करनी ही पड़ेगी। इन सभी 14 सीटों पर कांग्रेस के विधायक बड़े अंतर से जीत कर आए, जिनमें से 3 विधायकों को भूपेश कैबिनेट में जगह मिली, जिसमें 2 आरक्षित वर्ग की सीट से विधायक बने थे और 1 सामान्य सीट से कैबिनेट मंत्री बने थे। 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही बड़ा झटका मिला हो, लेकिन अब सरगुजा में कांग्रेस का चक्रव्यूह भेदने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। हाल ही में बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और इन 21 उम्मीदवारों में सरगुजा संभाग की 14 में से 5 सीटें प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज और लुंड्रा पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इन 5 चेहरों में सिर्फ राम विचार नेताम ही पुराने चेहरे हैं और बाकी चारों को पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला है। जिन सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, इनमें प्रतापपुर को छोड़कर बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को लगातार पिछले 2 विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की पहली सूची इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि सरगुजा की सामान्य सीटों पर भी पार्टी ने आदिवासी वर्ग के प्रत्याशी को खड़ा किया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि पार्टी ने इस बार चुनाव की किस तरह से तैयारी की है। वहीं संभाग की 5 में से 2 सीटों पर बीजेपी ने महिला प्रत्याशियों को मौका दिया है। वहीं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सार्वजनिक मंच से बलरामपुर जिले की रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र से खुद को अलग करने की घोषणा की है। इस विधानसभा से कांग्रेस के बृहस्पति सिंह विधायक हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। बलरामपुर में टीएस सिंहदेव का बड़ा ऐलान। रामानुजगंज में नहीं संभालेंगे प्रचार की कमान। छत्तीसगढ़ की राजनीति में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के एक बयान से भूचाल आ गया है। अक्सर शांत और अपने चिर परिचित अंदाज से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले टीएस सिंहदेव के मौजूदा रूप ने उनसे बैर रखने वाले लोगों को डरा दिया है। दरअसल सिंहदेव एक राजनीतिक कार्यक्रम के सिलसिले में बलरामपुर के राजपुर पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपने एक राजनीतिक भाषण में महीनों से दबे अपने दर्द को सार्वजनिक कर दिया। जैसे ही उनके मन के भाव सार्वजनिक हुए, लोग तत्काल समझ गए कि ये गुस्से भरे संकेत किसके लिए है। पहले टीएस सिंहदेव का ये बयान सुनिए, फिर पूरा माजरा समझाएंगे। जान के खतरे का आरोप लगाया, वहां पर समझौता नहीं हो सकता। आगे क्या होगा ये पब्लिक जाने, आगे क्या होगा ये पार्टी जाने, लेकिन मेरे तरफ से वहां समझौता नहीं हो सकता। अध्यक्ष जी के सामने मैं इस बात को कह रहा हूं कि मेरे लिए भी 90 में से एक ऐसा विधानसभा रहेगा जहां मेरा कोई दखल नहीं रहेगा, मेरी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। मैं उसके आगे बात को नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक विधानसभा ऐसा रहेगा जिसमें जो हो सो हो, अच्छा हो तो अच्छा हो, बुरा हो तो बुरा हो, जो हो सो हो। मेरी भागीदारी में आज से ही सबके सामने माफी मांग के अपने आप को 90 में से एक विधानसभा में दूर कर रहा हूं। सियासी गलियारों में टीएस के इस बयान को सीधे तौर पर रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है। अब ये पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो ये विवाद 24 जुलाई 2021 की एक घटना से शुरू हुआ। बृहस्पति सिंह के काफिले की एक गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई। बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव के रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगाए। ड्राइवर की तहरीर पर एफआईआर लिखी गई, 3 आरोपी गिरफ्तार भी हुए। 25 जुलाई 2021 को रायपुर में विधायक बृहस्पति सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बृहस्पति ने टीएस सिंहदेव पर हमले के आरोप लगाए। 26 जुलाई 2011 को तत्कालीन छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने एक मीटिंग के बाद कहा कि अब मामला खत्म हो गया है। 27 जुलाई 2021 को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सदन में बृहस्पति सिंह की एफआईआर पढ़कर सुनाई। तब नाराज टीएस सिंहदेव सदन की कार्यवाही बीच में ही छोड़कर बाहर चले गए थे। तब टीएस ने कहा था कि शासन की ओर से जवाब आने तक वो सदन में नहीं आएंगे।
इसके अलावा बृहस्पति सिंह कई बार सार्वजनिक मंच से राज परिवार पर सीधे हमले करते रहे हैं। अपने भाषण में वो महाराज और महारानी जैसे शब्दों का जिक्र कर टीएस पर हमले करते रहे हैं। यही वजह है कि टीएस सिंहदेव का जो बयान आया है वो सीधे तौर पर बृहस्पति को ही आईना दिखाने वाला है। बहरहाल टीएस के बयान पर बीजेपी का क्या कहना है, ये सुनिए। माननीय टीएस बाबा जी का बयान कांग्रेस के अंतर्कलह को उजागर कर रही है और अब तक के माननीय भूपेश बघेल भी 40 लोगों को 35 लोगों को टिकट नहीं मिलेगी कि यह धौंसियाते रहते हैं, बयान देते रहते हैं। इसका मतलब भी कांग्रेस के कलह अभी भी मौजूद है। कांग्रेस जो आज जीती है केवल झूठा आश्वासन के कारण जीती है। अब यह झूठा आश्वासन अब टिकने वाला नहीं है। कांग्रेस अपने अंतर कलह से परेशान है। टीएस सिंहदेव के बयान से साफ है कि वो रामानुजगंज में प्रचार नहीं करेंगे और अब की बार रामानुजगंज की लड़ाई कई मायने में बृहस्पति सिंह के लिए कांटो भरी है, क्योंकि रामानुजगंज विधानसभा सीट सरगुजा संभाग में आती है। सरगुजा संभाग में टीएस सिंहदेव का सबसे ज्यादा प्रभाव है। टीएस सिंहदेव के साथ विवाद के बाद बृहस्पति सिंह की छवि खराब हुई है। टीएस सिंहदेव भी अब रामानुजगंज से दूर रहने का इशारा कर चुके हैं। उधर बीजेपी ने रामानुजगंज से साफ छवि वाले राम विचार नेताम को मैदान में उतार दिया है। राम विचार नेताम रामानुजगंज से 1990 से 2013 तक विधायक रहे हैं। बृहस्पति सिंह 2013 और 2018 में यहां से जीते हैं, लेकिन 2023 में हालात अब बदल गए हैं। तो ये समीकरण बता रहे हैं कि बृहस्पति के कड़वे बोल पर टीएस के मीठे बोल भारी पड़ने वाले हैं। और अब जब टीएस सिंहदेव ने खुले मन से एक सीट को छोड़कर सभी 89 सीटों पर प्रचार करने का ऐलान कर दिया है, तो इससे सरगुजा संभाग में टीएस के समर्थकों को भी एक छिपा संदेश मिल गया है। मतलब 2023 की टक्कर में इस बार रामानुजगंज बीजेपी बनाम कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेस बनाम कांग्रेस की लड़ाई का गवाह बनने जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव नतीजों के बाद रामानुजगंज में किंग कौन बनता है। टीम न्यूज स्टेट। तो कुल मिलाकर 23 की टक्कर दिलचस्प होने वाली है। ना सिर्फ अपने विरोधियों से लड़ना है, विरोधी पार्टी से लड़ना है, बल्कि अपनों से भी दो चार करने हैं। और इस 23 की टक्कर में कौन जीतेगा ये आने वाला चुनाव साफ करेगा। लेकिन चुनाव से जुड़ी जो खबरें वो लगातार इस शो के जरिए आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।